नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में शनिवार को G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डे सिल्वा को उन्होंने गले से लगा लिया और इसके बाद मोदी ने समिट के पहले सेशन में भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। मोदी ने डेवलपमेंट मॉडल के मानकों पर दोबारा से सोचने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुराने डेवलपमेंट मॉडल ने रिसोर्स छीने हैं, इसे बदलना आवश्यक है। दूसरी तरफ अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा ने 2026 की अध्यक्षता किसी खाली कुर्सी को सौंपने की बात कह दी। 2026 में G20 की अध्यक्षता अमेरिका को मिलनी है, लेकिन अब तक कोई अमेरिकी ऑफिशियल समिट में शामिल नहीं हुआ है क्योंकि ट्रंप नहीं पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि कोई अधिकारी भी नहीं जाएगा, लेकिन समिट से ठीक 24 घंटे के पहले ट्रंप ने अपना मन बदल लिया और कहा कि अब हो सकता है कि कोई अधिकारी वहां पर जाए, आधिकारिक तौर पर किसी को हम भेजेंगे। भारत क्यों अहम है, ये आपको हम बताते हैं। भारत की ग्लोबल साउथ पॉलिसी के लिए समिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बार चूंकि साउथ अफ्रीका में और किसी अफ्रीकी देश में समिट हो रहा है और अफ्रीकी देशों में भारत का मान बढ़ा है। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया था क्योंकि भारत की ग्लोबल साउथ पॉलिसी के लिए यह समिट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुराने डेवलपमेंट मॉडल ने रिसोर्स छीने हैं। पीएम मोदी ने भी ये बात कही और जिक्र भी किया है। इसको बदलने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए फिर से पीएम मोदी नजर आए हैं। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा से पीएम मोदी ने बात की। G20 समिट में पीएम मोदी ने अपना पहला भाषण दिया और पहला भाषण देते ही भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया है। जिस तरह से पीएम मोदी वहां पर बोल रहे थे, सबकी नजरें पीएम पर ही थी। और बता दें आपको कि इससे पहले जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे तब कलाकार जमीन पर लेट गए थे। कुछ कलाकारों ने लेटकर पीएम मोदी का स्वागत किया था और 3 दिवसीय दौरा है। 3 दिन तक साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं पीएम मोदी। G20 समिट में शामिल हुए हैं। जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर उनका रेड कारपेट पर जोरदार वेलकम हुआ था और अब उन्होंने सबसे मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद वो कई और भी लोगों से मिलते हुए नजर आए हैं। तो जब मेलोनी से मिले पीएम तो किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने, ये हम आपको दिखा रहे हैं। शनिवार को G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दुनिया भर के नेताओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। ब्राजीली राष्ट्रपति लुला डे सिल्वा को उन्होंने गले से ही लगा लिया है। और चलिए बात होगी राजधानी रायपुर की, जहां पे साइंस कॉलेज की चौपाटी को लेकर शुरू हुआ बवाल थम नहीं रहा है। चौपाटी को अवैध करार देकर नगर निगम ने हटा भी दिया। इस चौपाटी के विरोध और समर्थन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। क्यों आखिर चौपाटी को लेकर गरमाई है सियासत, क्या कहते हैं लोग, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी के साइंस कॉलेज की चौपाटी अब नस्तेनाबूद हो चुकी है। दुकानें हटाई जा चुकी हैं, लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। जो लोग परिवार के साथ बैठकर वहां व्यंजनों का आनंद लिया करते थे, चौपाटी हटाए जाने की वजह सियासी है, इसलिए बवाल भी हो रहा है। चौपाटी पर उठ रहे सवाल, अगर चौपाटी अवैध है तो इसके निर्माण में लगे अफसरों के खिलाफ FIR क्यों नहीं? स्मार्ट सिटी के 10 करोड़ खर्च करने वालों से इस राशि की रिकवरी क्यों नहीं की गई? अगर चौपाटी अवैध है तो निगम हर साल 30 लाख रुपए क्यों वसूल करता रहा? चौपाटी अवैध थी तो हटाने की कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं हुई? 3 साल की लीज क्यों मिली? 60 दुकानों में 300 से अधिक लोग काम कर रहे थे, उनके लिए व्यवस्थापन क्यों नहीं? अब हटाए गए दुकानदारों का क्या होगा? कहां होगा व्यवस्थापन? अब तक स्पष्ट नहीं। भाजपा चौपाटी को अवैध बता रही है। राजेश मुणत लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। अब नगर निगम ने इसे अवैध निर्माण बताकर हटा दिया है। चौपाटी को हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। सुबोध हरितवाल व्यापारियों के साथ राजेश मुणत के घर के सामने धरना देते नजर आए। वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय चौपाटी बचाने रात भर संघर्ष करते नजर आए। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है। ये पुलिस हत्या तो नहीं रोक पा रही,
बलात्कार तो रोक नहीं पा रही, चाकूबाजी तो रोक नहीं पा रही, चोरी डकैती अपहरण को रोक नहीं पा रही, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को, न्याय के खिलाफ लड़ने वालों को जरूर रोकने का काम करती। बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों को घायल किया, हमारे साथियों को चोटें आई है, और जिस प्रकार से पुलिस ने बल का प्रयोग किया है, हम लोगों को आज सब लोगों को यहाँ सेंट्रल जेल ले आया है। हम चौपाटी का विरोध किए, 12 दिन तक वहाँ पर हम लोग धरने बैठे, 24 घंटे, हर चीज़ को एक एक तथ्यात्मक। जो आपके पास लैंड आपकी नहीं है, जहाँ आप टेंडर नहीं लगा सकते, आप नियमों के विपरीत जाकर के आप टेंडर लगा रहे हो। मास्टर प्लान में उसकी भीड़ तारी, तो मास्टर प्लान में आप संशोधन कर दे रहे हो। 100% लोगों का व्यवस्थापन, लेकिन वो किराएदार हैं, पहले स्पष्ट कर देता हूँ, वो एक वेंडर के किराएदार हैं, नगर निगम के, रायपुर की जनता के ऊपर बर्डन नहीं है उनका। राजधानी के साइंस कॉलेज चौपाटी या फूड कोर्ट का आनंद शहर के हजारों लोग लेते रहे हैं। चौपाटी तो टूट गई, लेकिन निर्माण से लेकर विध्वंस तक कई सवाल छोड़ गई। सवाल यह भी कि क्या शहर की जनता के लिए भी सियासी दल एकजुट नहीं हो सकते? सवाल यह भी कि क्या जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन? और सवाल यह भी कि जो नुकसान के जिम्मेदार हैं वे बख्शे क्यों जा रहे हैं? गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो जबलपुर के डुमना नेचर पार्क के खंडारी जलाशय में करीब 70 सालों तक राज करने के बाद शुक्रवार की रात एक मगर राजा की मौत हो गई। जलाशय में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों ने शनिवार को जलाशय के किनारे उसे देखा और वन विभाग को सूचित किया। दोपहर को वन अमला वहां पर पहुंचा, वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर वहां पर पहुंचे और पोस्टमार्टम करने के बाद जलाशय के किनारे ही मगर का अंतिम संस्कार किया गया है। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ की उम्र 70 साल से कहीं ज्यादा थी। जलाशय में आकर्षण का केंद्र रहे मगरमच्छ को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते थे। ये अक्सर उस स्थान पर रहता था जहां पर लोगों का हुजूम हुआ करता था। तो जलाशय में आकर्षण का केंद्र रहा मगरमच्छ। डुमना नेचर पार्क में स्थित जो खंडारी जलाशय है, ये आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस जलाशय में रहने वाला कम से कम 15 से 16 फीट का जो मगर है, वो उसकी उम्र हो जाने के कारण है उसकी यहाँ पर डेथ हो गई है। और ये जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। साथ ही जो डुमना नेचर पार्क के जो यहाँ की देखरेख करते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही जो ये 15 से 16 फुट का जो मगर है उसका शव है जो वो तालाब से निकालकर उसका यहाँ पर अंतिम संस्कार करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो मगर था ये काफी बुजुर्ग हो गया था और ये इसकी यहाँ पर उम्र होने के कारण है जो वो मौत होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मगर है यहाँ पर आने वाले पर्यटक हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनके आकर्षण का केंद्र यहाँ पर रहा है। और इसके साथ ही अभी फिलहाल जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो इस मामले की जांच भी कर रहे हैं कि ये जो मगर है इसकी जो मौत है किन कारणों से हुई है, क्योंकि अभी डॉक्टरों की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंचेगी और इसका जो मगर का PM है वो यहाँ पर मौके पर किया जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ तालाब के किनारे ही इस बुजुर्ग मगर है जो उसका अंतिम संस्कार है जो वो वन अधिकारियों की निगरानी में यहाँ पर कर दिया जाएगा। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। अगली खबर दुर्ग से है, जहां पर एक महीने से महिलाओं को निशाना बनाकर उनकी चेन को लूटने वाली घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जिसमें नाबालिग शामिल है। 5 अलग अलग वारदातों में ये सभी आरोपी शामिल रहे हैं। अंतर जिला चेन स्नैचिंग गैंग के आरोपी रायपुर सड्डू क्षेत्र के BSUP कॉलोनी के निवासी हैं। आरोपी है पुरुषोत्तम ठाकुर, अब्दुल मुकीम और ज्वाला बैरागी, जिनसे 45 ग्राम सोने की चेन, लॉकेट और 10 अतिरिक्त लॉकेट के साथ ही सोने की पत्ती और 6 लाख रुपए का चोरी का सामान जब्त हुआ है। इनके पास से एक बाइक और स्कूटी मिली है जिसका इस्तेमाल ये आरोपी करते थे। आरोपियों ने बताया है कि रायपुर से भिलाई पहुंचा करते थे। पहचान छिपाने के लिए वारदात के दौरान बार बार बाइक बदलते थे। चुराए गए सोने के आभूषण को वो पावर हाउस भिलाई के किरण ज्वेलर्स में बेचा करते थे। दुकानदार रामकृष्ण भी पुलिस की गिरफ्त में है। विगत दिवस टाउनशिप एरिया में प्रदर्शनी नगर में चैन स्नैचिंग का घटना घटित हुआ था जिसमें FIR दर्ज किया गया था। CCTV फुटेज के आधार पर 1-2 संदेहियों को पकड़ा गया और जब पूछताछ किया गया तो उनसे माल बरामद हुआ, घटना करना स्वीकार किया। ऐसे कुल 5 मामलों का खुलासा हुआ है जिसमें 4 आरोपी हैं, 1 अपचारी बालक है, 2 मोटरसाइकिल वाहन और लगभग 6 लाख रुपए के
स्वर्ण सामग्री उनसे जब्त किया गया है। जबलपुर के ग्राम मिर्गा में ग्रामीणों ने एक चोर को कठोर सजा दी है। ग्रामीणों ने पहले तो चोर को खंभे से बांधा, उसके बाद उसके सर पर जूता रखकर उसकी जमकर पिटाई कर दी और इसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया है। राहुल पटेल घर के बाहर गए थे और मिर्गा में रहते हैं ये, जहां पर वो वापस लौटते हैं तो एक चोर उनके घर से धक्का देते हुए उन्हें बाहर निकालते हैं और खड़े साथी के साथ वो भाग गया। इसी बीच राहुल ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर जमा हुए ग्रामीणों ने घर की तलाशी ली तो एक चोर घर के अंदर छिपा हुआ था, जिसकी पिटाई की गई है। चरगवां थाना अंतर्गत मिर्गा गांव में कल सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया है, जिसमें गांव वालों ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया था। तो उस संबंध में घर वालों की तरफ से जिनके घर में चोरी का प्रयास किया गया उसमें एफआईआर की कायमी की जा चुकी है। इस संबंध में एक और जानकारी लगी है कि जो अज्ञात व्यक्ति थे उनको रोककर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो उसकी तस्दीक की जा रही है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। दतिया के इंदरगढ़ कस्बे में बीती रात चोरी की एक बड़ी वारदात हुई। शीतला कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक सतीश गुप्ता के सोने घर से लाखों रुपए के आभूषण के साथ नकदी चोरी हो गई। परिवार ग्वालियर गया हुआ था और जहां चोरों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। शनिवार की सुबह सतीश गुप्ता घर लौटते हैं तो घर का ताला टूटा हुआ मिला है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। अलमारी से सोने के आभूषण और नगद राशि गायब थी। इंदरगढ़ पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ स्निफर डॉग्स ने परीक्षण किया है, लेकिन कोई सुराघात नहीं लगा। पुलिस आसपास के फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश भी कर रही है। हम शादी में गए थे, नंद की शादी थी भानेज की, तो उधर से लौट के आए 20 तारीख को। 20 तारीख को आने के बाद मम्मी को बहुत अटैक आ गया रास्ते में, तो उनको गाड़ी यहीं खड़ी करी हमने, बस इनने मोटरसाइकिल चढ़ाई, बैग यहीं पटके डले, बैग पटक के सीधे चले गए। जो सामान सब बैग में ही रख गए हम, केवल कुछ नहीं था हमारे पास, सब कुछ अभी निकल गया, सारी चीज़ें निकल गई। पन्ना टाइगर रिजर्व में 57 साल की एक हाथीनी अनारकली ने दो बच्चों को जन्म दिया है और एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहला मौका है जब किसी हाथनी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो। तकरीबन 3 घंटे के अंतराल में दोनों नवजात शावक जन्मे हैं और वन विभाग इसको अजूबा बता रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि हाथनी अनारकली के लिए दलिया, गुड़, गन्ना और शुद्ध घी से बने हुए लड्डू के विशेष इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तेलंगाना में माओवादी संगठन को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर पहली बार बड़ी संख्या में शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाल दिए। इन सभी पर 1,40,05,000 रुपए का इनाम था, जो कि तेलंगाना दक्षिण बस्तर बेल्ट में संगठन की सक्रियता को दर्शाता है। तेलंगाना डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इन नक्सलियों में 3 स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं। सरेंडर करने वाले बड़े नामों में कोयादा संबैया आजाद, अप्पाजी नारायण भी से कहा जाता है उर्फ रमेश, और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य मुचाकी सोमड़ा उर्फ एर्रा शामिल है। नक्सली एर्रा को लंबे समय से हिड़मा के सबसे भरोसेमंद साथी के तौर पर गिना जाता है। सरेंडर लिस्ट में 3 स्टेट कमेटी के सदस्य हैं, 3 डिविजनल कमेटी के सदस्य हैं, 9 एरिया कमेटी के मेंबर हैं और 22 पार्टी कमेटी के मेंबर शामिल हैं। सरेंडर करने वाले अपने साथ एक AK-47, 2 SLR, 4 303 राइफल और कई हथियार लेकर पहुंचे थे। 37 माओवादियों ने 12 तेलंगानी स्टेट कमेटी से जुड़े हुए थे, 37 में से, और 23 दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के थे, 2 PLGA के सदस्य थे। आजाद ने सरेंडर के दौरान खुलकर कहा कि वो लंबे समय से मुख्यधारा में लौटना चाहता था। संगठन को इसकी जानकारी देकर ही वो पुलिस के सामने आया है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। राज्य में ये सेवा सिर्फ 2 दिन पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब कोर्ट ने 2 जगहों पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल मड़ई भोपाल पचमढ़ी रूट पर हेलीकॉप्टर की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इस प्रतिबंध का मुख्य कारण है ये क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के तहत आते हैं। कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के शांतिपूर्ण जीवन को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला सुना दिया। हेलीकॉप्टर की आवाज और गतिविधि के चलते वन्य जीवों के आवास पर उनके व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ता है। राज्य सरकार को इस सेवा को शुरू करने से पहले ही इन महत्वपूर्ण पर्यावरण के मानकों पर ध्यान देना था, लेकिन अब दोनों पर्यटन रूटों पर हेलीकॉप्टर की सेवा फिलहाल के लिए बंद रहेगी। तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? संरक्षित क्षेत्रों में लोगों की गतिविधियां कम की जाती हैं। संरक्षित क्षेत्रों के चारों तरफ 10 किलोमीटर तक मूवमेंट बैन होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यहाँ पर लागू होता है। पर्यावरण वन्यजीव की रक्षा के लिए कानून बना था। संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा देने के लिए लागू किया गया, क्योंकि वन्यजीव वहां पर रहते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो और लोगों की गतिविधि अगर कम होगी तो वन्यजीव सुरक्षित होगी। राजधानी रायपुर में बीते 2 दिन से पहले आईएसआईएस से जुड़े हुए कुछ नाबालिग गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एटीएस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जांच में पता ये चला है कि दोनों नाबालिग लगातार हैंडलर्स के संपर्क में थे, उनके इशारे पर काम करते थे। पुलिस को पता चला है कि नाबालिगों ने रायपुर आसपास के कई महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें हैंडलर्स के साथ साझा की थी। एटीएस के मुताबिक इसकी तैयारी दिल्ली की तर्ज पर ही रायपुर में कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी। नाबालिगों की इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल होना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चेतावनी है, गंभीर खतरा है। पुलिस अब इनके नेटवर्क और फंडिंग की जांच कर रही है। तो नाबालिग आतंक आप देखिए, हैंडलर दोनों नाबालिगों का ब्रेन वॉश कर चुके थे। कई महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें हैंडलर्स के साथ साझा की जा चुकी हैं। दिल्ली की तर्ज पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये नाबालिग थे। आईएसआईएस से जुड़े हुए कुछ हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे। एटीएस के सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर कल मिली है। 2 साल से पाकिस्तानी हैंडलर्स से ऑपरेट हो रहे थे दोनों नाबालिग, जो रायपुर से पकड़े गए हैं। हैंडलर दोनों नाबालिगों का ब्रेन वॉश कर चुके थे। नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक और बड़ी सफलता मिली है। तेलंगाना पुलिस के सामने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये समर्पण क्यों महत्वपूर्ण है अब आपको बताते हैं, क्योंकि आत्मसमर्पण करने वालों में 20-20 लाख रुपए के नामी 3 प्रमुख सीसीएम सदस्य शामिल हैं। ये बड़ा सरेंडर हुआ है तेलंगाना के डीजीपी शिवधर के सामने। 37 नक्सलियों में प्रमुख नाम है अप्पासी नारायण उर्फ रमेश और मोचाकी सोमड़ा का। ये तीनों ही सीसीएम कमेटी के सदस्य थे। तेलंगाना सरकार ने 20-20 लाख रुपए का इनाम इन पर रखा था। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर ये दिखाता है कि क्षेत्र में पुलिस का दबाव अब लगातार बढ़ रहा है। नक्सली मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को तेलंगाना सरकार की पुनर्वास योजना के तहत आवश्यक सुविधाएं प्रदान होंगी और सामान्य जीवन वो जी सकेंगे। राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी दे सकेंगे। इंदौर के एमवाय अस्पताल से जुड़ी अगली खबर है, जहां एक बार फिर से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। नेशनल कबड्डी प्लेयर रोशनी को एक्सपायरी डेट की सलाइन चढ़ा दी गई, जिससे उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है। मामले की जांच के बाद अस्पताल प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। 3 नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई की गई। गंभीर मामला तब सामने आता है जब नेशनल कबड्डी प्लेयर रोशनी को अस्पताल में एडमिट किया गया था। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने उन्हें एक्सपायरी डेट की सलाइन चढ़ा दी। लापरवाही की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी ने रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ की घोर लापरवाही की पुष्टि हुई। अस्पताल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। इस मामले में एक नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, जबकि 2 कर्मचारी जो है बर्खास्त हुए हैं। एक्सपायरी दवाओं या फिर सलाइन का उपयोग मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। प्रशासन का ये कदम साफ दिखाता है कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रबंधन इंतजार क्यों करता रहता है इस तरह की लापरवाही का। एमवाय अस्पताल वही अस्पताल है जहां पे नवजातों को चूहे कुतर देते हैं, जहां पे मरीजों की फाइल गुम हो जाती है और जहां पे मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाएं चढ़ा दी जा रही हैं, लेकिन प्रबंधन दावा कर रहा है कि ऐसी लापरवाहियों पर वो एक्शन ले रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग 2023 में और एक्सपायरी है इसकी अगस्त 2025। 2 मिनट, ये देखिए एक्सपायरी 8वां महीना 2025।
और ये सारे पेशेंटों को चढ़ रही है। ये देखिए, जितने भी पेशेंट है ये सबको ये एक्सपायरी चढ़ा रहे हैं। वाई के हालात है। ये बॉटल की आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान, कितना बदल गया है इंसान। आज ये सभी पंक्तियां मध्य प्रदेश के मंडीदीप से आई हुई एक अमानवीय खबर पर पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। मंडीदीप के एक पेट्रोल पंप पर जो हुआ है उसने मानवता को शर्म से झुका दिया। मंडीदीप के एक पेट्रोल पंप पर एक युवक ने दिव्यांग व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने जैसा घिनौना और अमानवीय कृत्य किया है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की क्रूरता नहीं बल्कि हमारे समाज की संवेदनहीनता का सबसे कड़वा सच है। सबसे ज्यादा शर्मनाक पहलू ये है कि जब जघन्य कृत्य हो रहा था तब आसपास कई लोग मौजूद थे। किसी ने भी उस दिव्यांग की मदद नहीं की, उस क्रूर युवक को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। लोग बस तमाशा देखते रहे। सवाल उस आरोपी युवक पर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तमाशबीनों पर है जिनकी खामोशी ने इस अपराध को होने दिया है। पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और वायरल वीडियो के आधार पर जल्द से जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कल 1 दिनांक को एक घटना घटित हुई थी। इसमें पुलिस द्वारा जो है वो अभी दो आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है, राजकुमार लोवंशी और गोविंद लोवंशी। वीर सिंह लोवंशी इनका रिश्तेदार था। घटनाक्रम ये था कि ये लोग धान बेचकर पैसा मिला इनको, आपस में सबने मिलकर दारू जो है वो शराब का सेवन किया और आपस में इनका विवाद हो गया। विवाद के दौरान उन्होंने आपस में मारपीट की और इसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ। और इसके साथ ही अंचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए RS 24/7। नमस्कार।